जय हिंद दोस्तों। इंडिया व्यू पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है श्रीमान संजय झा जी। आप भारत और भारत के विदेशी संबंधों के विशेष जानकार हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की परिचर्चा में हम भारत, नेपाल और चाइना, इन तीनों ट्रायंगल के बीच को समझना चाहेंगे कि भारत के पड़ोसी मित्र देश नेपाल में चाइना के बढ़ते प्रभाव को भारत कैसे देखता है और चाइना के बढ़ते प्रभाव से भारत के अपने हितों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मनोज जी, देखिए, चाइना का जो एक जब से चाइना 1948 की बात है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और चाइना लगभग 1948 के आसपास ही, हम 1949 मान सकते हैं, जब चाइना में कम्युनिस्ट की सरकार आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार माओ से तुंग के नेतृत्व में। और उनका ये मानना था, माओ का ये मानना था कि उससे पहले 100 वर्षों के दरमियान में चाइना का बहुत उत्पीड़न हुआ और चाइना के बहुत सारे जो लैंड एरियाज हैं उसको दूसरे देशों ने एक्वायर कर लिया। जापान ने एक्वायर किया, रूस ने एक्वायर किया और भारत में जो अंग्रेजी गवर्नमेंट, जो अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय, उसने एक्वायर किया। तो माओ त्से तुंग ने एक पॉलिसी बनाई कि जो भी हमारा लैंड जिसने भी ले रखा है उसको हम किसी न किसी तरीके से हम अपने कब्जे में दोबारा वापस लेंगे। और इस क्रम में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लद्दाख का मेजर पार्ट्स, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जिसको पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहा जाता था, नेपाल कहा जाता था, वो इलाका, उसके बाद जो आपका उत्तराखंड का एक बारावती इलाका है, ये इन सारे क्षेत्रों को उसने अपना माना। और भारत से ऊपर तिब्बत जो कि उसमें चाइना का हिस्सा नहीं था, उसको भी उसने अपना माना। तो पहले उसने तिब्बत कब्जाया। तिब्बत कब्जाने के बाद अब भारत के उन हिस्सों को कब्जाना चाह रहा है जिसको वो अपना मानता है, और इसे वो 5 फिंगर पॉलिसी भी कहते हैं चाइना का। उसकी एक हथेली को, तिब्बत को उसने अपनी एक हथेली माना और भारत के 5 क्षेत्र, जिसमें भूटान भी है, भूटान भारत का क्षेत्र नहीं है लेकिन भूटान को भी उसकी एक उंगली मानता है, सिक्किम को उसकी एक उंगली मानता है, अरुणाचल प्रदेश को एक उंगली मानता है, और उसके बाद बात करें तो लद्दाख को उंगली मानता है। तो ये सब जो उसका है उसको वो कब्जाना है, उसको, ये उसकी थिंकिंग है। और वो जिस तरह से अपने आप को एम्पावर्ड कर रहा है, शक्तिशाली बना रहा है, और जैसे जैसे पावर आ रही है उसमें, उस तरह से वो एग्रेसिव हो रहा है। तो हमारा ये मानना है, जो आपने सवाल किया था, कि चाइना एक प्री प्लान्ड पॉलिसी में आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको मौका मिल रहा है आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारा कुछ उसने अभी तक पा भी लिया है। तो भारत ऐसी स्थिति में अपने बॉर्डर को, अपने जो क्षेत्र है उसके एरियाज को कैसे डिफेंड करना चाहता है और उसमें नेपाल की क्या भूमिका रहने वाली है। वर्तमान में नेपाल में जो सरकार है वो कम्युनिस्ट सरकार है और जिसको प्रो चाइना माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर नेपाल भी पूरी तरीके से चाइना के प्रभाव में चला जाता है तो भारत के लिए कितना नुकसानदेह होगा। देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल भी है और इसकी प्रासंगिकता भी अभी है, क्योंकि जब से नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार दोबारा बनी है, बीच में आपको याद होगा कि जब वो केपी शर्मा थे, ओली थे, तब उन्होंने कितना कुछ किया, काला पानी विवाद हुआ, उसको लेकर के बहुत सारे उन्होंने ड्रामा किया, भारत पे पता नहीं क्या क्या आरोप लगाया। और ऐसा कहा जाता था कि केपी शर्मा ओली नेपाल के कहने, चाइना के कहने में ये सब कर रहे हैं। फिर वहाँ सत्ता बदली, वो आए, दौबा साहब आए, तो थोड़ा सा संबंध फिर से ठीक होने लगा था। लेकिन अब जब दोबारा चाइना में कम्युनिस्ट की सरकार बनी है, उसके बाद से फिर चाइना सक्रिय हो गया। और जिस दिन दाल ने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की नेपाल में, उसके अगले दिन चाइना का डेलीगेशन नेपाल पहुंचा और ट्रांस हिमालयन रेलवे को, मतलब उस पर काम शुरू हो गया। उसके बाद एक एयरपोर्ट बनाया था चाइना ने, उसका भी उद्घाटन हो गया। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में अगर हम बात करें तो चाइना एक तरह से, नेपाल एक तरह से चाइना के कहने में आ चुका है। और अगर ट्रांस हिमालयन रेलवे जिस प्रस्तावित जो है, अगर वो बन जाता है
तो हमारे मतलब इंडिया से जो उसकी रेल लाइन की अंतिम जो उसका स्टेशन होगा, वो हमारे मतलब इंडिया के बॉर्डर से ठीक 29 किलोमीटर दूर होगा। यानी वो हमारे देश की सीमा तक चाइना एक और रास्ते से पहुंच गया है। पहले तो वो अरुणाचल में हमारी तरफ था, उसके बाद वो गलवान में लद्दाख में हमारी तरफ था, और अरुणाचल और हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाके में हमारी तरफ से था। लेकिन चाइना का बॉर्डर के कारण हम थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे थे उस इलाके से। लेकिन अगर ये रेलवे लाइन बन जाती है तो आप ये समझिए कि चाइना पूरा जो नॉर्थ के एरिया है, नॉर्थ की जो पूरा सीमा है भारत की, वो हर जगह चाइना हमारे सामने खड़ा दिखेगा। ये रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत जो है नुकसान का है। और आप ये अनफॉर्चुनेटली कहिए कि नेपाल में आज नेपाल की सरकार जो आज की है वो करेगी जो चाइना उसे करने के लिए कहेगा, तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा आगे चल करके। अभी नेपाल के साथ जो पिछली माओवादी सरकार थी, उसने काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर के भारत के बॉर्डर के प्रति आपत्ति जताई थी। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे भी चाइना का हाथ है, और इस प्रचंड के कार्यकाल में क्या ये मुद्दा विशेष रूप से उठाया जाएगा, या इस पे भी कोई वार्ता होगी भारत से? भारत को इसको कैसे डिफेंड करना चाहिए? इसमें डिफेंड तो भारत को करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जिस क्षेत्र का मुद्दा नेपाल उठा रहा है वो भारत के कब्जे में है, और भारत की कोशिश यही रहेगी कि वो भारत के कब्जे में रहना चाहिए। और चाइना में इतनी पावर नहीं है कि वो भारत से जबरदस्ती ये इलाका जो है हड़प। ये जरूर है कि चाइना उसको उकसा रहा है, और नेपाल को भी पता है कि हम भारत से लड़के तो इसे ले नहीं सकते। अगर भारत को देना होगा तो अपनी मर्जी से भारत सरकार दे दे तो अलग बात है, लड़के तो ले नहीं सकता। और चाइना भी इतना मूर्ख नहीं है कि उस हिस्से के लिए नेपाल के साथ वो भारत से लड़े। हाँ, तो वो भारत और नेपाल को वो फंसा के रखना चाहता है। चाइना की जो पॉलिसी है वो ये है कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क है वो भारत से झगड़ा करके रहे। चाइना भी डायरेक्ट भारत से लड़ना नहीं चाहता है, वो भी बहुत कुछ समझ गया है। पिछले जो आप 20वीं सदी का जो पूरा ये रहा सदी रही, उसमें इतना तो सभी देश समझ गए हैं कि लड़ाई से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, और चाइना इस बात को अच्छी तरह जानता है। और भारत से टक्कर लेने के लिए उसको पता है कि 1962 में जब वो भारत को हराया था तो उस समय के भारत में आज के भारत में बहुत अंतर है। तो डायरेक्ट तो लड़ेगा नहीं, लेकिन भारत को उसे परेशान भी करना है। तो इसलिए उसने वो कंधे पर बंदूक रखकर लड़ाई करने वाली जो बात होती है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश को भी ऑलमोस्ट उसने अपने झांसे में ले ही लिया है, केवल भूटान अभी बचा है। तो मैं चाहे फिर नेपाल पे ही आता हूँ वापिस। तो वो चाह रहा है कि नेपाल और भारत आपस में उलझा रहे, और नेपाल और भारत ही नहीं, भारत अपने सभी मुल्कों के साथ सीमा विवाद में उलझा रहे हैं। और चाइना जो है अपने आप को साउथ इंडियन ओशन में, भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ उलझा करके चाइना जो है हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। और यही कारण है कि वो बार बार भारत के पड़ोसी देशों को उकसा रहा है, तुम भारत से विभिन्न मुद्दों पे अपना जो ये लड़ते रहो, विवाद करते रहो, ताकि भारत इधर उलझा रहे और चाइना हिंद महासागर में अपने आप को मजबूत करता रहे। जी। नेपाल की स्थिति, जैसे हमने अभी श्रीलंका में हाल देखा, बांग्लादेश की हालत खराब है, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, अफगानिस्तान का तो जग जाहिर है क्या स्थिति है। ऐसे में अगर नेपाल भी बैंकक्रप्ट होता है और वो भारत पे आश्रित होता है, या चाइना उसको लोन दे करके अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है, तो ये भारत के लिए विशेष चिंता का विषय होगा। क्या भारत ऐसी स्थिति में है कि अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाइना के प्रभाव में जो जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए उनकी फंडिंग करके अपने पैसों को बर्बाद करे? नहीं,
भारत एक हद तक देखिए जब प्रतिष्ठा का सवाल आ जाता है, जैसे श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका को जब कर्ज के जाल में फंसा करके चाइना ने बिल्कुल ही बेकार कर दिया, तो फिर अंत में भारत ने ही उसको मदद की। अभी भी भारत सरकार बहुत तरह से मदद कर रही है। तालिबान में भी आपने देखा होगा कि तालिबान को भी हमने दवाइयाँ भेजी, फिर हमने उसको बहुत सारे अनाज, गेहूँ, कई लाख टन, कई हजार टन गेहूँ हमने दिए। तो जब बात प्रेस्टीज की आ जाती है तो भारत को करना ही पड़ेगा। अगर नेपाल डूबने लगता है और जब लगेगा कि नेपाल को डूबते हुए नेपाल में चाइना का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, तो फिर भारत को अल्टीमेटली तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लेकिन भारत की फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी अपनी आबादी बहुत बड़ी आबादी है और बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क अभी हमारे चल रहे हैं, और हमारा जो चाइना से कंपटीशन है, चाइना के आधार पे हम अपने आप को सामरिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, तो हमें अभी बहुत सारे धन इसके लिए चाहिए। हम इस स्थिति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अंत में अगर परिस्थिति श्रीलंका की तरह नेपाल की होती है, हालात उस तरह से होते हैं, तो भारत को करना ही पड़ेगा। और एक चीज और है इसमें मनोज जी, कि चाइना अगर नेपाल में अपना प्रभुत्व जमाना चाहेगा, तो एक यूएसए भी है, अमेरिका भी है, जो कि भारत के साथ मिलकर के नेपाल को बहुत सारा ऑफर दे रखा है। उसकी भी एक योजना है, योजना का नाम मैं भी भूल रहा हूँ। तो चाइना के वर्चस्व को तोड़ने के लिए भारत को नेपाल का साथ, यूएसए का साथ मिलेगा, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है। भारत की जनता और नेपाल की जनता कहते हैं बेटी रोटी का संबंध है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की जनता जो है वो प्रो इंडिया है, या वहाँ की जनता में भी भारत के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, और ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? देखिए, नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ दो तरह के लोग हैं। एक मैदानी इलाका है जो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसको मधेसी भी कहते हैं शायद। तो ये इलाका तो प्रो इंडिया ही है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है नेपाल का, जो चीन से लगता हुआ पार्ट है, उसमें चीन क्या कर रहा है, तो उसने भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वार भी शुरू कर रखा है। तो प्रोपेगेंडा वार के तहत वो जो पहाड़ के लोग हैं, ठेठ जो नेपाल के ऊपरी हिमालयन ये में रहते हैं, वहां पर उन्होंने भारत विरोधी भावना को तो जरूर भड़का दिया है। और जिस कारण आपने अभी देखा होगा कि एक पिथौरागढ़ और उत्तराखंड का पिथौरागढ़ इलाका है, और उसको नेपाल से जोड़ने वाला एक पुल है, उस पुल पे पथराव कर दिया था नेपाल के लोगों ने। अभी कुछ दिन पहले की धारचूला की बात, वो इसलिए, हाँ, धारचूला की बात है, पिथौरागढ़ में ही है वो लगा धारचूला। तो वो उधर के लोगों को चीन धीरे धीरे वो प्रो चाइना बना रहा है, प्रोपेगेंडा वार करके वो ये दिखा रहा है कि नेपाल पे भारत जब मतलब बहुत जल्दी जो है नेपाल को अपने कब्जे में ले लेगा, ऐसा वहां के लोगों को कन्विंस कर रहा है, जिस कारण वहां के लोग भारत विरोधी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत की जनता को, पीपल टू पीपल जिसको कांटेक्ट कहते हैं, भारत के लोग वहाँ टूरिज्म के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था पे ध्यान देते हैं। ऐसे में भारत की जनता का क्या योगदान हो सकता है नेपाल को अपने भारत के संबंधों के साथ जोड़ के रखने में? देखिए, अगर आप देखें भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है, वो वास्तव में बेटी और रोटी का संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। तो अगर अभी भी हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती है, और मैं अभी हाल का एक घटनाक्रम बता रहा हूँ कि पिछले दिनों मीडिया में नेपाल के खिलाफ खबरें आने लगी थी, तो भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके ये कहा था कि नेपाल को लेकर के कोई ऐसी खबर ना लिखी जाए, ना छापी जाए, जिससे कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो। तो कुल मिलाकर के ये है कि दो बातें हैं। एक तो हमारी सरकार भी नहीं चाहती है कि मतलब नेपाल को लेकर के कोई एग्रेसिवनेस दिखाया जाए। हमारी सरकार को पता है कि मतलब नेपाल को जल्दी
हमारी सरकार ये मानती है कि नेपाल को बहुत जल्दी असलियत का पता चल जाएगा और वो जो चाइना की तरफ जो जा रहा है वो हमारी तरफ आ जाएगा। और दूसरी बात जनता की रही बात, तो जनता अब तक भारत की जो जनता है और नेपाल की जो जनता है, नेपाल का जो मैक्सिमम लोग जो है वो भारत में नौकरी करते हैं, चाहे होटल में हो चाहे कहाँ भी, और वहाँ के लोगों को भारत आने के लिए न तो वीजा चाहिए न उसको पासपोर्ट चाहिए, मतलब ओपन बॉर्डर है, आपको पता ही है। तो नेपाल की जनता भी नहीं चाहेगी कि हम चाइना की कीमत पे या भारत की कीमत पे चाइना से दोस्ती करें। तो दोनों देश की जनता का महत्वपूर्ण रोल भूमिका रहेगी आगे चल करके संबंधों को बनाए रखने में। इस बात को सरकार भी मान रही है, दोनों देश की सरकार मानती है। अब थोड़ा सा होता क्या है, अब नेपाल की ही बात करें तो सत्ता की बात आती है, कुर्सी चाहिए, अल्टीमेटली कुर्सी चाहिए। नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार को भी कुर्सी चाहिए, तो वो कुर्सी हथियाने के लिए जो है थोड़ा बहुत उसको करना पड़ता है, तो कर लेती है। और चूंकि चाइना से उसको फंडिंग हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता है कि हमारे देश में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने चाइना के साथ मिलकर के जो है चाइना के पक्ष में उन्होंने बहुत सारे मतलब काम किए, बयान दिए। तो ये मजबूरी उनकी भी है, नेपाल वालों की भी है। तो इसको अभी फिलहाल स्थिति जो है इसी में है कि कल मान लीजिए चाइना में जो नेपाल में सरकार है वो सरकार बदल जाएगी, हो सकता है फिर स्थिति सामान्य हो जाए। अभी नेपाल का नीतिगत जो है वो नीतिगत झुकाव चाइना की तरफ नहीं हुआ है। अच्छा संजय जी, नेपाल अभी लोकतंत्र को लेकर के बहुत शिशु अवस्था में है और वहाँ अभी लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं हुआ है। वहाँ की लीडरशिप की भी स्थिति आप देख रहे हैं, बहुत खिचड़ी सरकारें आती हैं और कहें कि जनता के हितों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसे में जनता ही परेशान होती है। लेकिन 2-3 टर्म से इलेक्शन में ये देखा जा रहा है कि जो सीटें कांग्रेस की, वहाँ नेपाली कांग्रेस की आती है या प्रचंड के गुट की आती है या उनकी आती है, वो लगभग एज यूजुअल जहां है वहीं स्थिति बनी रहती है और कुल मिला के खिचड़ी हो जाता है। तो क्या ये बात जनता को भी नहीं समझ में आ रही है कि वहां नेपाल को एक मजबूत सरकार की जरूरत है ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जो नेपाल को आगे लेके जा सके? नेपाल की जनता, जैसे आपने कहा ना कि वहाँ का लोकतंत्र जो है बहुत शिशु अवस्था में है। अगर लोकतंत्र शिशु अवस्था में है तो जनता का अभी नेपाल में लंबे समय तक राजशाही रही, आपने देखा ही। तो वहाँ के लोगों को राजशाही के अंदर रहने की आदत पड़ी हुई है। तो अभी पॉलिटिकली वहाँ के लोग भी मैच्योर नहीं हुए हैं। उनके छोटे छोटे जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे देश में जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो नेशनल इश्यूज पे वो चुनाव लड़े जाते हैं और लड़ा जाता है, और इसी तरह से विधानसभा का चुनाव होता है तो वो स्टेट का इशू होता है। लेकिन नेपाल में चुनाव कोई भी हो, वहाँ के जो मुद्दे होते हैं वो लोकल होते हैं और लोकल मुद्दे के आधार पे ही वो तय करते हैं कि हमें किसको वोट देना है। इसलिए भारत के हिसाब से वहाँ की परिस्थिति थोड़ा भिन्न है। तो वो चुनाव को लेकर के या मतदान को लेकर वहाँ के लोगों में एक नेशनल वो जो व्यू है वो नहीं आया है अभी वो प्रारंभिक अवस्था में वहाँ की जनता भी है, वहाँ की मतदाता भी है। और दूसरी बात एक और है कि नेपाल का कोई इंटरनेशनल तो कोई ऐसा है नहीं। जैसे कि हम लोग जब हमारे देश में जब चुनाव होता है तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम चीन की बात करते हैं, और नेपाल तो चीन की बात कर सकते हैं, नेपाल के जनता या नेपाल के नेता जो है न तो खुलेआम चीन की बात कर सकते हैं न खुलेआम भारत की बात कर सकते हैं। पॉलिटिकली एक सीमा से बाहर वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनका केपी शर्मा ओली भले ही भारत की बात करें, भारत का विरोध करें, लेकिन जब बीमार होते हैं तो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली ही आते हैं, है ना। तो उनको भी पता है, वो अपनी हद जानते हैं कि हमें इससे, जब वो अपनी हद वो पार करने लगे तो क्या हुआ, उनकी कुर्सी चली गई। आप इसको चीज को समझिए। तो और इसी तरह से दाल का जो पिछला कार्यकाल था, आपको याद होगा, शुरू में बहुत आग उगली थी उन्होंने जी पिछले कार्यकाल में, जब पहले, और धीरे धीरे वो भी क्योंकि उनको भी पता है कि भारत के बगैर हम नहीं रह सकते। तो हमारा जो आप जो राजनीति की बात की थी कि वहाँ के लोगों को नहीं पता है,
तो वहाँ के हाँ, तो जो वहाँ के नेता ना तो चीन की गाली दे सकते, चीन को, और ना भारत को गाली दे सकते। थोड़ा बहुत तो उठा देते हैं मुद्दों को, लेकिन मैक्सिमम रूप से मोस्टली वहाँ लोकल मुद्दे, लोकल इश्यूज ही मुद्दे बनते हैं, और इस कारण एक नेशनल सिनेरियो में वहाँ वोटिंग नहीं होती है, और यही कारण है कि वहाँ किसी एक दल की अभी सरकार नहीं बन रही है, और हमेशा वहाँ यही हालात रहेंगे इस तरह के। चलिए नेपाल से वापस चीन की तरफ चलते हैं। तो संजय जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि नेपाल अपने ज़्यादा डिफेंसिव है? ये जो 5 फिंगर पॉलिसी है उसकी, ऐसा नहीं लगता कि हिमालयी रेंज में नेपाल, चाइना जो है कि ऊपर बैठा हुआ है और उसका एक प्राकृतिक बॉर्डर है हिमालय रेंज। तो चाइना ये सोचता है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि भारत को नीचे, अगर हिमालय से नीचे उसका अगर कब्जा हो जाता है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सिक्किम तो अब हमारे पास ही है और इधर हमारा ले ही लिया है, तो वो भारत को नीचे, हिमालय के नीचे रोक सकता है। क्या इस पॉलिसी की वजह से ये एग्रेशन का कारण बनता है या कुछ और बात है? देखिए, चाइना की जो आक्रामकता है वो इतिहास से उसको मिली है। ये उसके अगर हम फ्रैंकली बात करें और हम ईमानदारी से बात करें तो चाइना का बहुत उत्पीड़न हुआ है, और आपको शायद जानकारी होगी 1939 की बात है, जब चाइना में कुओमिंतांग दल के लोग, राष्ट्रवादी जिसको कहते हैं वो, और मार्क्सवादी जब आपस में लड़ रहे थे, उसी समय जापान ने आक्रमण किया चीन पे। और चीन में एक नॉनकिंग एक जगह है, जो समय चीन की राजधानी हुआ करता था वो नॉनकिंग। वहां पे जब आत्मसमर्पण नहीं किया चीन की सेना ने, तो उन्होंने भयंकर कत्लेआम किया, और नॉनकिंग नरसंहार के नाम से वो अभी भी घटना इतिहास में मिल जाएगी वो। उसमें उन्होंने क्या किया कि हजारों लोगों को खामखा मार दिया, हजारों औरतों के साथ उन्होंने जो है दुर्व्यवहार किया, उनके साथ रेप किया और उनको सूली पे टांग दिया। रेप करने के बाद उनके शरीर के अंग काट दिए गए। इस तरह का चीन के साथ बहुत ज्यादा उसके साथ हुआ था उससे पहले, 49 से पहले। तो अब चीन जो है वो उन चीजों को याद रखा है और एक एक करके वो बदला ले रहा है। तो भारत के आपको बीच में रोकते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, अत्याचार तो भारत के साथ भी बहुत हुआ है। दूसरी बात है, प्रत्यक्ष रूप से भारत ने कभी चाइना पे ना अटैक किया है, ना कभी उसकी जमीन पे दृष्टि रखी है। अब जो हमें बंटवारे में या कहें बॉर्डर में जो हमें मिला है, हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर भारत, चीन और रसिया एक तरफ होते तो हमें दुनिया में बाकी किसी पावर की आज स्थिति क्या होती। तो चाइना क्या इस बात को नहीं समझ रहा है कि भारत उसका दुश्मन नहीं है? ये तो नेहरू जी के टाइम में हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगा था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने एग्रेशन करके जमीन कब्जा ली। जब कब्जा करने के बाद भी कोई भी सरकार आज की डेट में, जो सियाचिन का हमारा एरिया है वो जो चाइना के कब्जे में है, तो उस पर कोई नहीं बोलता है। मतलब लगभग उसको लोग भूल चुके हैं। उसके बावजूद चाइना कहता है कभी हम इधर तवांग में आ जाएंगे, कभी ये वाला एरिया ईस्टर्न हमारा एरिया है, ये उनका है। तो ऐसी स्थिति में तो टकराव निश्चित ही है। इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें चाइना की जो आक्रामकता है उसको जवाब देने के लिए एक ही उपाय है कि हम भी उतना ही ताकतवर बने, जो हम धीरे धीरे बन रहे हैं। अब सवाल है कि सीमा विवाद को लेकर के जो अंग्रेजों ने हमको दिया, हमने रख लिया। चीन का मतलब हमने तो कोई नुकसान नहीं किया, यही बात है ना। तो उसमें क्या है कि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चीन उसी बात को तो नहीं मान रहा। चीन ने अपना एक नक्शा मैप बना रखा है, ठीक है ना। और उस मैप में चीन का अतीत में जिन क्षेत्रों पे चीन का कब्जा था, चीन में एक हान राजवंश हुआ करता था, उस राजवंश का एरिया बहुत बड़ा था। वो जहां वो उसका क्षेत्र था, चीन आज की तारीख में कह रहा है कि वो सब मेरा है। तिब्बत को उसी आधार पर उसने हड़पाना। ऐसे तो भारत के पास भी बहुत पुराना बड़ा नक्शा है, और भारत अगर सारी दुनिया में ये कहता है, लेकिन जापान तक हमारा राज था, है ना। वो सवाल ये है ना कि चीन ने तो आपको नहीं रोका है ना वो कहने के लिए कि आप ऐसा मत करो। आप भी कहिए, आप अगर चीन की भाषा में समझे तो चीन ने तो हमको नहीं रोका है,
और जिस समझौते को मैकमोहन लाइन हम मानते हैं, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन की सीमा का सीमांकन है, और चीन उस मैकमोहन रेखा को ही नहीं मानता है। चीन कहता है कि अगर जबरदस्ती हमसे उस समझौते पे साइन करवाया गया था जो शिमला में हुआ था, तो चीन उसको नहीं मान रहा है। और सिर्फ भारत के साथ नहीं है, चीन का पता है, चीन का 24 देशों के साथ जी जी सीमा विवाद है। और जिस रूस, चीन को ताकतवर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रही रूस की, क्योंकि रूस 1917 में ही वहाँ पे कम्युनिस्ट बोल्शेविक क्रांति हुई थी और वहाँ कम्युनिस्टों के हाथ में रूस में सत्ता आ गई थी। और 1949 में चीन में कम्युनिस्टों की सरकार आई, तो रूस ने चीन को अपना छोटा भाई माना और उसको हर तरह से ताकतवर बनाया। और यहाँ तक कि 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई, तो चीन को अपना धर्म भाई मानते हुए रूस ने भारत की कोई मदद नहीं की थी कि चीन हमारा धर्म भाई है और इसको लेकर के हम तुम्हें कोई मदद नहीं करेंगे। और इसलिए जो है चीन ताकतवर बनते गया, और अब उस इतना ताकतवर बन गया कि वो जो चाह रहा है अपने हिसाब से चीजों को परिभाषित कर रहा है। और जहां तक है चीन की ये समझने की बात कि हम भारत, चीन और रूस अगर मिल जाएं तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें चीन ने अपने आप को नंबर 1 की भूमिका में रखने का उसने प्रयास किया है। वो चाहता है कि हम नंबर 1 पे रहें, और नंबर 1 पे रहने से पहले वो अपने सभी देशों, पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद अपनी शर्तों पे सुलझाना चाहता है। जो उसने कायम कर रखा है उसको मानता है। और एक चीज और है कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उससे पहले सीमा का कोई स्पष्ट रेखांकन नहीं था। कभी कोई इलाका चीन में होता था और कभी वो भारत में होता था। साउथ में ऊपर भी पाकिस्तान की तरफ भी कोई हिस्सा, अफगानिस्तान का, ईरान का कोई हिस्सा कभी भारत में आ जाता था, कभी अफगानिस्तान का कोई हिस्सा उधर चला जाता था। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक तरफ अफगानिस्तान को भारत से अलग करके एक वो बनाया, रूस के डर से उसने अफगानिस्तान को एक बफर जोन बना दिया, तभी अफगानिस्तान हमसे अलग, तो वो भी भारत का हिस्सा था। इसी तरह से इधर उसने सीमा कायम की, तो वो अपनी मर्जी से अंग्रेजों ने सीमा तो कायम कर दी, लेकिन चीन उसको नहीं मानता है। चीन कहता है कि तुमने गलत किया था, हम उसको सही करेंगे। ये है चीन का मानना। ठीक है संजय जी, समय भी लगभग पूरा हो रहा है और इस परिचर्चा को पार्ट 2 में जारी रखेंगे। इसी के साथ सभी को जय हिंद। अभी तक अगर आपको हमारी परिचर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे संजय जी का भी एक यूट्यूब चैनल है, संजय झा स्पीक्स, कृपया उस चैनल को भी जाकर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके विचारों से अवगत हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।